नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार को होने जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार की सूचना राजभवन में पहुंच गई। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हुए थे। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है कल सुबह 9 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको बता दें, रामनिवास रावत को कल दिलाई जाएगी शपथ। कल सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक जारी है। रविंद्र भवन सभागार में कार्यसमिति का उद्घाटन सत्र चल रहा है। सीएम यादव के साथ ही भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, अजय जामवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इसी के साथ ही आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। बैठक के पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। मजबूत बना करके पूरे देश के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से संवाद किया था। तब संकल्प लिया था कि हम सब लोगों ने मिलकर के कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की जो प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर इन सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना करके 29 की 29 सीटें जीती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बैठक बीजेपी की लगातार जारी है, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है और उसके पहले विधानसभा चुनाव में 163 सीट हासिल की थी। निश्चित ही इन दोनों बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्य समिति हुई है और इस बार मंडल तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस बैठक के अगर उद्घाटन सत्र की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन मंडल कार्यकर्ताओं की बात कही जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट से बीजेपी को पहली बार सभी 29 सीटें जिताई, जिनके कारण प्रदेश में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का वक्तव्य रहा, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता को नसीहत दी, स्पष्ट बात कही कि अहंकार नहीं पाले, अहंकार नहीं करें, कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाए, पार्टी के अच्छे कामों को गिनाए। कहीं ना कहीं ये नसीहत उस बात को लेकर भी आ रही है कि कई बार मंत्री जनता से नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ता दूर हो जाते हैं। तो आज भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट करा, सभी कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्षों तक, जिला अध्यक्षों तक एक ही संदेश दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाए, उनकी जो परेशानी उसको सुने समझे, तभी पार्टी जीत की दिशा में आगे बढ़ते रहेगी। इसी तरह बात की जाए तो आज कई बार बैठक में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जब 1962 में जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे उस समय का दौर अलग था, तब कोई विपक्ष नहीं होता था। लेकिन इस बार जब पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की है तो विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा था, विपक्ष लगातार नकारात्मकता फैला रहा था, विपक्ष लगातार झूठ परोस रहा था और उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस जीत को लेकर जो वो दौर था और आज के दौर को लेकर बात कही गई, प्रस्ताव पारित किया गया, पीएम मोदी को बधाई दी गई, धन्यवाद दिया गया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से और पीएम मोदी के जो नया कार्यकाल शुरू हुआ और पिछले 10 साल के कामकाज है उसको लेकर सारी बातें हुई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीन पर जाकर असलियत को पहचानें, उसके बाद अपना बयान दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 13 राज्यों में खाता ही नहीं खोल पाई और ऐसे में सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। उनकी माने तो जनता ने तीसरी बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, फिर भी इनका अहंकार ऐसा है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। जनादेश को न स्वीकार करते हुए असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। जनता ने इनको एक बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, 45, 56 और 99। उसके बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। और इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को ना कोई कुचल पाया है और ना कुचल पाएगा। उनकी माने तो जिन्होंने राम का विरोध किया, देश की जनता ने उनका विरोध किया। से टकराए तो जीरो पर आकर खड़े हो गए और इसलिए ध्यान रखो, राहुल गांधी 99 के फेर में जाकर बदतमीजी मत करो। राम से, रावण से लेकर कांग्रेस तक जो जो टकराए हैं वो सब मारे गए हैं, कोई नहीं बचा। जो राम का विरोध करता है, हिंदुस्तान की जनता उसका विरोध करती है। आगर मालवा का जिक्र करेंगे। बीजेपी के आगर विधायक माधव सिंह गहलोत के खिलाफ कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में रैली के रूप में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आगर एमएलए के लोगों पर बड़ौद थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। 2 जुलाई को हुई घटना के बाद आज तक मामला दर्ज नहीं करने का पुलिस पर भी आरोप लगाया। डरे हुए पीड़ित पक्ष का मंदसौर के एक अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्यादा जानकारी के लिए पक्ष को गुमराह करके इस कार्रवाई को टाला जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार सुशासन के बड़े बड़े डींगे हाँकती है, लेकिन असली सुशासन मोहन सरकार का यही है कि उनके विधायक खुद ही लोगों के हाथ पैर तुड़वा रहे हैं और जान से मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी रहेगी। आज हमने सांकेतिक धरना एसपी कार्यालय पर दिया है और अगर आने वाले 1 दिन 2 दिन में अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, प्रकरण दर्ज नहीं होगा, तो हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आके एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या था ये मामला और अभी क्या अपडेट है, बताइए। जी देखिए, आपको बता दूं कि आगर में जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के विपिन वानखेड़े, उनके नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। इन कांग्रेसियों का आरोप था कि जो एक बड़ौद क्षेत्र है, यहाँ के एक व्यक्ति के साथ में जो वर्तमान के आगर के बीजेपी विधायक है मधु गहलोत, उनके लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और करीब ये 2 जुलाई की घटना है। उसके घटना होने के करीब 6-7 दिन बाद भी पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया और यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खंडवा का जिक्र करेंगे। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें आपको, मृत नवजात को लेकर कुत्ता घूमता रहा। लोगों ने नवजात का शव कुत्ते से छुड़ाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर मृत नवजात को लेकर कुत्ता घूमता रहा। लोगों ने नवजात का शव कुत्ते से छुड़ाया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, ज्यादा क्या जानकारी है मामले में? जी रितु, मैं बता दूं कि खंडवा मेडिकल कॉलेज का जो ये अस्पताल परिसर है, ये पूरा मामला यहाँ का है। हरदा का एक परिवार कल यहाँ पर प्रसव के लिए आया था और जब महिला को करीब देर रात 3 बजे प्रसव हुआ तो मृत बच्चा पैदा हुआ और अस्पताल ने इस बच्चे को परिजन को सौंप दिया था ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। परिजन ने यही अस्पताल परिसर में ही गड्ढा खोदा और बच्चे का जो मृत शरीर था उसको यहाँ दफना दिया था, जिसके बाद कुत्ते ने उस शरीर को बाहर निकाला और वो उसको लेकर यहाँ घूमता रहा। लोगों ने जब देखा तो उसे छुड़ाया गया। अब इस जो नवजात का जो शरीर है उसको अस्पताल के ही पीएम रूम में रखवाया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों ही तरफ से लापरवाही इसको कह सकते हैं। अस्पताल परिसर ने भी पूरा ध्यान नहीं दिया, वहीं जो परिवार था उनकी भी कुछ हद तक लापरवाही है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और ये कहना है कि जो नवजात है जिसका शरीर है मृत, उसको जो है व्यवस्थित तरीके से उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और चूंकि लापरवाही परिजनों के द्वारा भी बरती गई है तो किस तरह के एक्शन के मूड में प्रशासन है? जी, अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना था कि अगर कोई यहाँ पर जो बच्चा होता है अगर वो मृत पैदा होता है तो स्वाभाविक है कि हम परिवार को वो शरीर सौंप देते हैं ताकि वो अपनी जो वो उनकी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार अंतिम संस्कार कर सके और इसीलिए सौंप दिया गया था। लेकिन परिजन ने थोड़ी सी लापरवाही बरती और ठीक तरीके से बच्चे का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और यही वजह रही कि इस तरह की मामला जो है यहाँ सामने आया। अब इस पूरे मामले की जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करने की बात की जा रही है। पर बड़ी बात है ये कि अस्पताल के बाहर ऐसे किसी भी जगह पर शव दफना दिया गया, क्या किसी ने उस वक्त देखा नहीं? अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, क्या कोई लोग नहीं थे कि जिन्होंने देखा नहीं और इतनी बड़ी ये तस्वीर सामने आई है? जी बिल्कुल रितु, आप ठीक कह रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरा मामला है जब मृत नवजात का जो है शरीर इस तरह से सामने आया है। इस बार कुत्ते का शिकार बना मृत नवजात का शरीर। इसके पहले जो मामला सामने आया था उसमें भी शरीर जो है नाले के किनारे मिला था। उस मामले में भी अस्पताल प्रबंधन ने जो है पल्ला झाड़ लिया था और कहीं न कहीं लापरवाही है क्योंकि पूरा परिसर जो है सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ रहता है और यहाँ जब बच्चे का शरीर सौंपा जाता है तो परिजन को ये भी हिदायत दी जानी चाहिए कि वो इसका ठीक तरीके से संस्कार करे और नहीं अगर कर सकते हैं तो अस्पताल प्रबंधन उसकी उचित व्यवस्था कर सकता है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो है शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं और इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी हैं वो भी अस्पताल प्रबंधन से बात कर उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं लेडी वेटर गेट पे ठेला लगाता हूँ। मैं एक्चुअली बाथरूम करने के लिए इधर आया था तो उधर से एक कुत्ता आ रहा था जिसके मुंह में बच्चा था। तो मैंने जैसे ही देखा मैं उसके पीछे दौड़ा और दौड़ते दौड़ते वो कुत्ता बच्चे को लेके भागा। फिर आधी दूर जाते हैं उनने बच्चों को छोड़ दिया। फिर उसी समय गार्ड वार्ड आ गए और फिर मैं वहां से आ गया सर। और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने। ये आज सहकार भारती द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिन के प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, श्री वेदराम वर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, शशिकांत द्विवेदी जी, देवेंद्र पांडे जी, राधेश्याम जल छत्री जी, शताब्दी पांडे जी, करुणा निधि जी, गिरधर मंडरिया जी,
तुलाराम जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी हमारे सहकार भारती के पदाधिकारीगण, कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से पधारे सहकार भारती के सभी पदाधिकारीगण, कृषक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज का ये दिन बड़ा पावन दिन है। जगदीश यात्रा का दिन है, जिसको हम लोग गांव में रथ दुरतिया बोलते हैं, रथ दूज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को रथ दूज की, जगदीश यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी है, उसके भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए हम सहकार भारती छत्तीसगढ़ के अत्यंत आभारी हैं। हम इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि सहकार का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर अपने सपनों को साकार करना। सहकारिता की भावना हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। सदियों से हम लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। और इस सब का उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देखने को मिलता है। आज कोई भी काम हो, चाहे वो कृषि का काम हो या खेत बनाने का काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, तो सहकार मतलब हमारे लोकल में उसको मदेद बोलते हैं, मदेद। उससे बड़ा बड़ा काम निकल जाता है। रोपा उपा भी बड़ा व्यापक पैमाने में लगाना है तो पूरे गांव वालों को आप बुलाइए, सब अपना हल ले आते हैं और सिर्फ उनको काम के बाद में भोजन करा दीजिए, उतने ही में काम निकल जाता है। किसी का खेत बनाना है तो खाली भोजन करा के बड़ा बड़ा काम निकल जाता है। सब सहकार का बड़ा बड़ा उदाहरण है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रांति लाने में ये सहकारिता का बड़ा योगदान है। और ये सहकारिता का कितना महत्व है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किए हैं। और ये मंत्रालय किसके हाथ में है आप लोगों को मालूम है? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके हाथ में है। सहकारिता मंत्रालय को अपने हाथ में रखे हैं। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में सहकारिता का कितना महत्व है। आज हम सब लोग जितना काम कर पा रहे हैं, चाहे 21 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों का धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, 24,72,000 किसानों का, वो भी सहकारिता के माध्यम से इतना बड़ा काम हम लोग करा पाए हैं। 2 साल का बोनस दिए, अंतर की राशि एकमुश्त दिए, ये सब सहकारिता का योगदान है। आज हम लोग प्रदेश में वनोपज खरीद रहे हैं, तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, ये सब सहकारिता के माध्यम से हो रहा है। आज किसानों को हम लोग खाद, बीज, दवाई ये सब दे पा रहे हैं, सब इस सहकारिता से संभव हो पा रहा है। ये 2 दिन के सम्मेलन में आप सब वो लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। यहाँ पर 2 दिन के अंतराल में सहकारिता क्षेत्र के बड़े बड़े जानकार लोगों का उपदेश आप लोग सुने होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, इंदौर का जिक्र करेंगे। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने बरामद किया है 5 पिस्तौल। क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को भी पकड़ा। 12 बोर की 5 पिस्तौल बरामद की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हथियार बरामद किए गए हैं, पिस्तौल बरामद की गई है। अब इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी भी हुई है, पूछताछ भी जारी है। ये इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पिस्तौल बरामद की गई है। 5 पिस्तौल बरामद की गई। साथ ही साथ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।